नमस्कार। मैं सीमा द्विवेदी श्री शंकराचार्य महाविद्यालय से। आज का जो लेक्चर है वो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर से एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से, जिसका टॉपिक है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संप्रेषण तकनीक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संप्रेषण तकनीकी के अर्थ, परिभाषा और प्रक्रिया को समझे थे, आज हम संप्रेषण के प्रकार, सिद्धांत और बाधाओं के बारे में पढ़ेंगे। संप्रेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करने से है, लेकिन ये सूचनाएं तब तक उपयोगी नहीं हो सकती जब तक कि इन सूचनाओं का आदान प्रदान ना हो। पहले सूचनाओं या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में काफ़ी समय लगता था, किंतु वर्तमान में संदेशों का आदान प्रदान बहुत ही आसान हो गया है और समय भी कम लगता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है अनौपचारिक संप्रेषण, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी जब एक समूह में किसी को किसी से भी बात करने की आज़ादी हो तो उसे इनफॉर्मल या ग्रैब पॉइंट संप्रेषण कहते हैं। ग्रैब पॉइंट संप्रेषण में कोई अनौपचारिक वैज्ञानिक तरीके से बात नहीं की जाती है। इसमें सभी आज़ाद होते हैं और कोई भी किसी से भी बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जब स्कूल में अवकाश होता है या छुट्टी होती है तो सभी बच्चे आज़ाद होते हैं, अतः आपस में वो किसी भी विषय से बात कर सकते हैं, तो वो अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। फिर है औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब बात करने का तरीका एक विधिवत और वैज्ञानिक हो उसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण में काम करने का तरीका बहुत ही सुलझा हुआ होता है और सभी अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी ऑफिस में जब कोई जूनियर अपने सीनियर से बात करता है तो वह फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। एकल, एक तरफा या वन वे संप्रेषण। जब संदेश एक तरफ से ही होता है तो वह एकल या वन वे संप्रेषण होता है। इसमें भेजने वाला संदेश भेज देता है और प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण कर लेता है। जब संप्रेषणकर्ता के द्वारा कोई भी संदेश भेजा जाता है तो उसे जो रिसीवर है उसे ग्रहण कर लेता है, पर उसका वह कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है, तो वह वन वे संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए कक्षा में अध्यापक ने यदि बच्चों को बोला कि खड़े हो जाइए, तो बच्चे क्या होते थे, खड़े हो जाते हैं, तो वह वन वे संप्रेषण होता है। फिर है द्वितरफा या टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उनमें तर्क वितर्क होता है, अर्थात जो प्राप्त करता है और जो भेजने वाला है दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इसमें वन वे में खाली जो संप्रेषण करता है वो संदेश भेज देता है और ग्रहण करता उसे ग्रहण करके कोई प्रत्युत्तर नहीं देता, तो वह वन वे संप्रेषण कहलाता है। लेकिन टू वे संप्रेषण में क्या होता है कि प्राप्तकर्ता जो है उसे प्राप्त करके उसका प्रत्युत्तर देता है, तो वह कहलाता है टू वे कम्युनिकेशन। उदाहरण के लिए अध्यापक जो है वो कक्षा में यदि बच्चों से प्रश्न करता है तो बच्चे उसका उत्तर देते हैं, तो वे टू वे संप्रेषण हुआ। फिर है अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है तो उसे अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब जो व्यक्ति जो होता है वो खुद से प्रश्न करता है या जो खुद से बातें करता है तो वह अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण में कहलाता है। उदाहरण के लिए परीक्षा कक्ष में जाने से पहले जो विद्यार्थी होता है वो खुद से ही बातें करता है कि यदि ये क्वेश्चन आया तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, या आया तो मैं इसको इस क्वेश्चन का इसका आंसर ऐसे लिखूँगा, यानी वो स्वयं से बातें करता है, तो वह अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, अर्थात जब हम दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं, तो अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है।
उदाहरण के लिए जो मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता जो होते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में बताते हैं, तो यह जो होता है संप्रेषण जो है वह अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण होता है। नेक्स्ट है शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण होता है जब मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों को प्रस्तुत करता है। हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा शाब्दिक संप्रेषण का ही प्रयोग करते हैं। शाब्दिक संप्रेषण जो है लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से हो सकता है। मौखिक जो होता है ओरल कम्युनिकेशन होता है जिस संप्रेषण में मुख से बोलकर क्रिया की जाती है उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। किसी संदेश को बोलकर उच्चारित कर लेना तथा जो संदेश बिना लिखे हुए पहुंचाया जाए उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे हम आमने सामने जो वार्तालाप करते हैं, टेलीफोन पे जो बातें करते हैं, टेप रिकॉर्डर से जो होता है, मीटिंग है, सम्मेलन है, ये सभी ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं। उसके बाद लिखित संप्रेषण, रिटन कम्युनिकेशन। जब संप्रेषण की क्रिया है जो है वो लिखकर की जाती है तो उसे लिखित संप्रेषण कहा जाता है। जब संदेशों को एक साथ कई स्थानों पर अनेक व्यक्तियों को संचारित करना हो तब हम क्या करते हैं, लिखित संप्रेषण का उपयोग करते हैं। लिखित संप्रेषण में आते हैं जैसे कि पत्र है, ईमेल है, नोटिस है, फैक्स है, न्यूज़पेपर है, क्वेश्चनायर है, तो ये सभी जो है वो लिखित संप्रेषण में आते हैं। इसके बाद है अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम इशारों और चिन्हों और कूट भाषा में बातचीत करते हैं तो वह अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे बहरे बच्चे होते हैं तो हम उनसे हाथों से इशारे करके बातचीत करते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण में वो भी आता है जब हम क्रोध करते हैं या गुस्से में रहते हैं तो हम तो कई बार हमारा जो फेस होता है वो बता देता है कि हम गुस्से में हैं। तो ये जो होता है ये सब अशाब्दिक संप्रेषण में कहलाता है। संप्रेषण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम पहला है स्पष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। संप्रेषण करते समय हमारी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जो भाषा है स्पष्ट नहीं होगी तो प्राप्तकर्ता क्या होगा, उसका गलत अर्थ समझ बैठेगा, और इसलिए हमारी जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। फिर है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। संप्रेषण तभी प्रभावी हो सकता है, संप्रेषण तभी अच्छा हो सकता है जब संदेशों के बीच में समन्वय स्थापित हो, क्योंकि बिना समन्वय के पहले वाला संदेश का अर्थ नहीं निकल पाएगा। अगर जब हम बातचीत करते हैं तो समन्वय होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। फिर है संगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। जब आप बातचीत करते हैं तो संदेशों के बीच में विरोधात्मक प्रवृत्ति ना हो, अर्थात दोनों संदेश एक दूसरे के विपरीत ना हो। सूचनाएं उपक्रम की जो नीतियां योजनाओं तथा उद्देश्यों के अनुरूप ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है विशिष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कर्सिटी। संप्रेषण में सूचनाएं शिष्ट एवं शालीन होनी चाहिए। संप्रेषण के दौरान कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब संप्रेषण हो रहा हो तो अपशब्द नहीं होना चाहिए, या गाली गलौज जो होता है वो गाली गलौज शब्दों का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसमें विशिष्टता होनी चाहिए। तो ये है विशिष्टता का सिद्धांत हमें बताता है। फिर है ध्यान आकर्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन। यदि संदेश देते समय ध्यान रखना जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर भेजने वाला का ध्यान नहीं है तो वह गलत संदेश भी भेज सकता है, और अतः संदेश देते समय ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो जो ध्यान देने वाला है वो भेजने वाले के साथ साथ जो उसको ग्रहण करता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि उसे जब वह कोई भी संदेश दिया जा रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक उसे सुनना चाहिए। तो ये होता है ध्यान आकर्षण का सिद्धांत। प्रभावात्मक संप्रेषण में बाधाएं, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें है कई बार कक्षा में संप्रेषण करते समय कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जो कि इस प्रकार है। पहला है भौतिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स कहाँ से होते हैं, जैसे कक्षा में शोर होना, वातावरण का अच्छा नहीं होना, भौतिक असुविधाओं का होना, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, या स्वास्थ्य का अच्छा
नहीं होना, तो ये सभी भौतिक बाधाओं में आता है। अत्यधिक भार की बाधाएं, कम महत्व की सूचनाओं को टाल देना, उत्तर का अनुमान लगाना या सूचना ग्रहणकर्ता को अत्यधिक प्रतीक्षा करना, उत्तर देने में विलंब करना तथा सूचनाओं की उपेक्षा करना, ये सभी जो है वो अत्यधिक भार की बाधाएं होती हैं। फिर है लैंग्वेज बैरियर्स, भाषा की बाधाएं। भाषा की बाधाओं में यदि शब्द भंडार की कमी हो तो भी लैंग्वेज बैरियर्स आता है। अस्पष्ट शब्द बोलना या अनावश्यक शब्द बोलना, गलत उच्चारण करना, अस्पष्ट संकेत देना, किसी बीमारी का होना जैसे हकलाना या तुतलाना, हकलाने तुतलाने से भी भाषा की बाधाएं आती हैं। भाषा की भिन्नता का होना, ये सभी लैंग्वेज बैरियर्स में आते हैं। नेक्स्ट है माध्यम संबंधी बाधाएं, मीडियम रिलेटेड बैरियर्स। माध्यम में तकनीकी खराबी का होना, अब जैसे उदाहरण है टेलीफोन का खराब हो जाना, ये होता है माध्यम संबंधी बाधाएं। गलत माध्यम का चयन करना, माध्यम प्रयोग करने का पता नहीं होना। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं में क्या आता है कि रुचि का ना होना, यदि इच्छा ना हो तो भी हम जो संदेश होता है उसको हम ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, या ध्यान ना देना, या गलत प्रत्यक्षीकरण करना, अपूर्ति जिज्ञासा या अलाप कर अनुभव होना। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि की बाधाएं, बैकग्राउंड बैरियर्स, जो पूर्व अधिगम अच्छा नहीं होना या पूर्वकारी स्थिति का वातावरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में न जोड़ पाना, बच्चों को पहले से बात करना नहीं सिखाना, ये सभी जो होते हैं ये बैकग्राउंड बैरियर्स होते हैं। मैनेजमेंट बैरियर्स, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार न होना, समय समय पर निर्देशन का ना होना। फिर है जैसे छोटे स्तर के कर्मचारियों को कम समझना या कमीशन का कम होना, काम करने का स्थान अच्छा ना होना, तो ये सभी मैनेजमेंट बैरियर्स में आते हैं। तो इस प्रकार आज हमने संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार और बाधाओं के बारे में जानने का प्रयत्न किए। धन्यवाद।